Good morning everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering and welcome back to the course on Engineering Hydrology. Currently we are going through our second module, which are precipitation, right? In this module we have discussed about mechanism of precipitation, various forms of precipitation, types of precipitations, what are the various seasons of rainfall in India. We have talked about recording and non-recording rain gauges. We have talked about non-conventional system of measurement of rainfall and what are the various requirements regarding rain gauge stations and rain gauge network for our country. Today we are going to move ahead with our new topic, which is preparation of rainfall data, right? So आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा स्टार्ट करने का वो होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ रेनफॉल डेटा। इसका मतलब जो भी रेनफॉल डेटा अभी तक हमने जो कलेक्ट किया है उसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या मेथडोलॉजी है और उसको हम लोग कैसे आप एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग रेनफॉल डेटा को रिप्रेजेंट करना कोई कोशिश करते हैं या फिर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें हमेशा दो चीज़ें हमारे पास ध्यान में होनी चाहिए। पहला चीज़ हो गया आपके डेटा में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसका मतलब आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास जो भी डेटा रिगार्डिंग किसी भी एक प्लेस में आपके पास डेटा है, मान लेते हैं सपोज ये अगेन आपके पास एक एरिया है, सपोज मान लेते हैं 500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और इसमें से आपको अलग अलग जगह से रेन गेज इस जगह में से इंस्टॉल किए हैं और यहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो रेन का जो रेनफॉल का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब आपको ये जो डेटा कलेक्ट करना है, आपको अगर डेली बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डेली होना चाहिए, अगर एनुअल डेटा है तो एनुअली हर साल का एक अप्रिशिएबल टाइम तक आपके पास ये डेटा कलेक्टेड होना चाहिए। आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया गया है कि 8:30 AM में आपको डेली नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस में से डेटा रीड करना होता है। सिमिलरली ये स्टैंडर्ड इसलिए बताया गया है ताकि कंसिस्टेंसी या फिर एक कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन हो पाए ओवर द टाइम पीरियड, कि आप ताकि एक जगह के रेनफॉल के डेटा को दूसरे जगह के रेनफॉल के डेटा से आप कंपेयर कर सकें। अगर आप किसी आइसोलेटेड डेटा को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये इतनी सिग्निफिकेंस उसका उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो आप एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का डेटा हमेशा कलेक्ट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट होता है आपका डेटा को रिप्रेजेंटेशन का, वो होता है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया वो आपके रीजन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये आपके रीजन को रिप्रेजेंट काफ़ी एक एक्यूरेसी के साथ करे। इसका मतलब ये हुआ सपोज आपका ये टेरेन है, ये आपका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया में हो सकता है कि कोई आपका स्पेशल जियोग्राफिकल फीचर्स है जिसके कारण उस पार्टिकुलर लोकेलिटी में आपका डेटा इफेक्ट हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो इन सब चीज़ों के वेरिएशन से अलग हो। इसका मतलब कोई भी इस टाइप के वेरिएशन उस पार्टिकुलर सैंपल में नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पार्टिकुलर सैंपल को पूरे रिवीजन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरह प्रेजेंट करेंगे तो ये आपका एक गलत मेजरमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर का है और बीच में मान लीजिए कहीं का कोई एरिया है जो कि आपका अर्बन एरिया के अंदर आता है, आपने यहाँ पे एक सैम्पलिंग के लिए आपने रेन गेज इंस्टॉल करके रखा है और यहाँ से डेटा कलेक्ट करें। तो हो सकता है आपका पूरा एरिया आपका फॉरेस्ट हो, ये आपका अर्बन एरिया, आपने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया तो ये फॉरेस्ट के बिहेवियर के कारण और यहाँ पे अर्बन लैंड फॉर्म के कारण यहाँ पे आपका रेनफॉल पैटर्न में कुछ चेंजेस हो, तो हो सकता है ये डेटा आपके पूरे सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव डेटा ना हो। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपके पास जो भी सैंपल है वो आपके पूरे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। इसका मतलब आपका डेटा जो होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए ताकि आप आप उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं और उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेनफॉल डेटा को यूज़ करने या एनालिसिस करने के लिए आपके पहले इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इन जनरल आप जनरली जब भी देखेंगे तो 30 ईयर का आपके पास डेटा होना चाहिए। मतलब कि आपके पास जब भी रेनफॉल का कैलकुलेशन होता है जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 30 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करें। यहाँ से आपका नॉर्मल रेनफॉल का कंसेप्ट आता है जिसको अभी हम लोग आप देखेंगे। नॉर्मल रेनफॉल में भी आपका जब भी कंपैरिजन होगा तो ऑलमोस्ट 30 ईयर नॉर्मल्स को हमेशा कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है, मान लीजिए आपके पास किसी भी सैंपल का डेटा अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से कोई आपका रेन गेज का आपका पोजीशन है जो कि आपका काम करना बंद कर दिया, तब आप क्या करेंगे, वहाँ पे डेटा
कैसे वहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सैंपल है, मतलब कि आपका पूरा कंसर्न रीजन है, यहाँ पे आपके बहुत सारे सैंपल हैं, लेट्स से A B C D A E। लेट्स से आपका एक रेन गेज स्टेशन काम करना बंद कर दिया, मतलब किसी कारण से यहाँ पे ख़राब हो गया या फिर यहाँ से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके से आप यहाँ के डेटा को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, रेनफॉल को जब भी डेटा एस्टिमेट करने के बाद आपके पास दो मेथड हो गए आपके पास। पहला हो गया सिंपल मीन मेथड और दूसरा हो गया नॉर्मल रेशियो मेथड। सिंपल मीन मेथड अज्यूम करता है कि आपके सारे डेटा, मतलब A C D E B, इन सब के अंदर जो वेरिएशन है, ठीक है, वो लेस देन आपके वेरिएशन जो है आपका इज लेस देन 10% ऑफ द मीन। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो भी डेटा है वो उन सब चीज़ों में चेंजेस काफ़ी कम है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, जब भी आपको यहाँ का एस्टिमेट करना होगा, सपोज लेट से B पॉइंट का या फिर X पॉइंट का आपको रेनफॉल एस्टिमेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन ले लेंगे और यहाँ पे आप पूरे सैंपल का या फिर पूरे रिप्रेजेंटेटिव वाटरशेड का जो भी आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ का आप रेनफॉल एस्टिमेट कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो हो गया, हो सकता है आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो उसमें वेरिएशन का जो अमाउंट है वो आपका वेरिएशन का अमाउंट जो है वो 10% से ज़्यादा है। सेकेंड आपका केसेस हो सकते हैं कि आपका वेरिएशन जो है 10% से ज़्यादा हो, तो उसमें एक नया नॉर्मल रेशियो मेथड होता है जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होता है, वो होता है आपके पास आपको गिवन एरिया का नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, तो नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है, उस पार्टिकुलर स्टेशन का लास्ट 30 ईयर्स डेटा, लास्ट 30 ईयर्स के डेटा का एवरेज। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेनफॉल का डेटा आपको हर स्टेशन का पता होना चाहिए, तभी आप, अगर आपके पास 10% से ज़्यादा का वेरिएशन है तो आप गिवन स्टेशन के अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगेन सिंपल आपको फॉर्मूला यही है, आपके पास जो अननोन है उसका, उस स्टेशन का आपका नॉर्मल रेनफॉल डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास जितने वर्किंग स्टेशन है। लेट से आपके पास 7 स्टेशन है जिसमें से 6 काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास 7 स्टेशन का नॉर्मल रेनफॉल का डेटा होना चाहिए और 6 का जो एक्चुअल रेनफॉल हुआ है उसका डेटा होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आपको लेट से आपको स्टेशन X का डेटा पता नहीं है, लेकिन आपको उसका रेनफॉल नॉर्मल का जो अमाउंट होगा वो आपको पता होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल रेनफॉल ऑफ X डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्किंग रेन गेजेस, मतलब जितने भी वर्किंग है, यहाँ पे इस केस में आपका 7 में से 6 काम कर रहे हैं, तो M की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल रेनफॉल का जो भी आप करंट एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, हो सकता है ये मंथली हो या वीकली एवरेज हो, डिवाइडेड बाई आपका उस एरिया का या फिर उस स्टेशन का आपका नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मल रेनफॉल इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल एट ए पार्टिकुलर डेट और पार्टिकुलर मंथ और पार्टिकुलर ईयर ओवर ए स्पेसिफाइड 30 ईयर पीरियड। ठीक है, जनरली 30 साल के अंदर के जो एवरेज होते हैं उनको नॉर्मल रेनफॉल कहेंगे, और उसी का डेटा को हम लोग यूज़ करते हुए आप किसी भी एरिया के किसी भी स्टेशन के अननोन रेनफॉल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन जब भी आपको रेनफॉल मिसिंग है, तो रेनफॉल मिसिंग होने के केस में आपके पास दो सिनेरियो है, या तो वेरिएशन आपका 10% से कम हो मीन से, या फिर वेरिएशन 10% से ज़्यादा हो। वेरिएशन अगर 10% ऑफ द मीन से कम है तो आप डायरेक्ट सिंपल मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं और आप रेनफॉल को एवरेजिंग वैल्यू से आप डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकेंड सिनेरियो ये होगा जब आपके पास वेरिएशन जो है 10% से ज़्यादा हो। 10% से ज़्यादा हो तो आपको नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल रेशियो मेथड ध्यान यूज़ करते समय आपके पास ध्यान रखना ये है कि आपके पास नॉर्मल रेनफॉल का डेटा होना चाहिए। नॉर्मल रेनफॉल का डेटा क्या होता है, लास्ट 30 ईयर्स के डेटा का एवरेज।
ठीक है, आप जो भी डेटा आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आपके पास लास्ट 30 ईयर्स के एवरेज होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल रेनफॉल का वैल्यू आपको मिसिंग या फिर नॉन परफॉर्मिंग रेन गेज स्टेशन का भी पता होना चाहिए। आपका नॉर्मल रेनफॉल को अगर डिफाइन करना होगा तो नॉर्मल रेनफॉल इज बेसिकली डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेनफॉल एट ए पार्टिकुलर डेट और पार्टिकुलर मंथ और पार्टिकुलर ईयर ओवर ए स्पेसिफाइड 30 ईयर पीरियड। जब भी हम लोग 30 ईयर के पीरियड का बात करेंगे और वहाँ का जो एवरेज आपके पास दिया होगा वो आपका नॉर्मल रेनफॉल होगा और उसके बेसिस पे हम लोग अननोन पैरामीटर एक्स को कैलकुलेट करेंगे। इसको करने के लिए आपके पास जितने वर्किंग स्टेशन है वहाँ से आपको नीचे डिवाइड करना होगा नॉन वर्किंग स्टेशन का रेनफॉल इनटू आपके पास P/N, मतलब आपका जो एक्चुअल प्रेसिपिटेशन है उस एरिया का या उस स्टेशन का और उस स्टेशन का नॉर्मल रेनफॉल, इन सब का करके आपको सम करना होगा। उसके बाद आपको उस पार्टिकुलर स्टेशन का एस्टिमेटेड रेनफॉल इस फॉर्मूले के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इस पार्टिकुलर कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और यहाँ पे आगे कैसे प्रोसीड करना उसको देखेंगे। ठीक है।